Hi everyone, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate Neha. तो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम मॉन्टेग्यू एंड चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की बात करेंगे ऑफ द ईयर 1990। तो जब हम इस रिफॉर्म की बात करते हैं तो हम जो चेंजेस हुए थे इस रिफॉर्म या एक्ट के दौरान, हम उनको दो लेवल पर पढ़ते हैं। फर्स्ट इज एट प्रोविंशियल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पर क्या चेंजेस आए, एंड सेकेंडली सेंट्रल लेवल पर क्या चेंजेस आए, हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फोकस डाइवर्ट करेंगे प्रोविंशियल लेवल पर। हम देखते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के दौरान प्रोविंशियल लेवल पर डायआर्की का एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा गया, एंड इसके पीछे एम क्या था? इट वाज अ काइंड ऑफ स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। तो देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको इंडियंस का कॉन्फिडेंस चाहिए था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के दौरान जो भी इन्होंने डायआर्की का एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा, वो इस एम से करा जिससे हम प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को सेटअप कर पाए। इसके अंडर जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको दो चीजों में डाइवर्ट करा गया, डिवाइड करा गया, दैट इज रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे उनको कौन एडमिनिस्टर करता था? वाइसरॉय विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड इट इज important to note here that Viceroy along with his executive council, they were not responsible to the legislature in the case of reserved subjects, but in the case of transferred subjects it was seen कि जो इसको एडमिनिस्टर करा था वो वाइसरॉय था विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हमने सबसे पहला पॉइंट ये डिस्कस करा था ना कि डायआर्की क्यों लेकर आएगी? टू सेटअप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। तो वो इसलिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल बनाएगा, अकाउंटेबल बनाएगा, जिससे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एलिमेंट सेटअप होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रोविंशियल लेवल पर डिसेंट्रलाइजेशन को भी इनकरेज करा गया, बढ़ावा दिया गया, एंड इसके तहत जो सब्जेक्ट्स थे उनको सेंट्रल और प्रोविंशियल में डिवाइड कर दिया गया था। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। डायआर्की में आप याद रखेंगे कि जो सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, उनको ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड में डिवाइड करा गया था, एंड डिसेंट्रलाइजेशन में उनको सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में डिवाइड करा गया था। याद रखने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन, सेंटर वर्ड है, तो जो सब्जेक्ट्स थे वो किस में डिवाइड होंगे? सेंटर एंड प्रोविंसेस में। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि जो प्रोविंशियल बजट थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट से सेपरेट कर दिए गए। बट जो ये डिवीजन ऑफ पावर थी, आप ये देख रहे हैं कि जो बजट है वो सेपरेट कर दिया, सेंट्रल प्रोविंशियल में सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए, ट्रांसफर रिजर्व में सब्जेक्ट्स डिवाइड हो गए। बट जो भी ये डिवीजन ऑफ पावर था ये फेडरल इन नेचर नहीं था। जो सेंटर था वो पूरी कंट्रोल ना एक्सरसाइज करता था प्रोविंशियल मैटर्स के ऊपर भी। सेंटर एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल। जो प्रोविंशियल बिल था वो प्रोविंशियल बिल कुड नॉट बिकम अ लॉ अंटिल असेंटेड बाय वाइसरॉय। जो भी प्रोविंशियल बिल था वो एक लॉ तब तक नहीं बन सकता था जब तक वाइसरॉय उसको अपनी मंजूरी ना दे दे। तो जो भी डिवीजन ऑफ पावर्स थी पूरी तरीके से फेडरल इन नेचर नहीं थी। जो सेंटर था वो पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करता था प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, प्रोविंसेस के ऊपर। ये तो बात होगी प्रोविंशियल लेवल रिफॉर्म्स की। अब जब हम सेंट्रल लेवल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम इसमें ये नोट करेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, एंड उसको बाय कैमरल बनाया गया। बाय कैमरल बनाया गया जिससे जो आज भी इंडिया का पार्लियामेंट है उसमें दो हाउसेज है, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। तो जो उस टाइम पर लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया प्लस बाय कैमरल बनाया गया नेचर के। उसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस को इंट्रोड्यूस करा गया। अपर हाउस स्टैंड्स हियर फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स
and lower house stands for legislative assembly. बट ये यहाँ पर नोट करना इम्पोर्टेंट है कि इतने रिफॉर्म्स होने के बाद भी जो कल हमने देखा था एक्ट ऑफ 1909, वो इनफेमस क्यों था कि इसने प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इलेक्शंस का मतलब एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस करा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इलेक्शंस वर हेल्ड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो यहाँ पर भी इस चीज को चेंज नहीं करा गया, तो हम सीधा ये मान ही सकते ना कि वो कम्युनलिज्म को बढ़ावा देना चाह रहे थे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से इलेक्शंस कंडक्ट करवा के। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स, लेट्स समराइज वंस अगेन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कब आए? ईयर 1919 में। प्रोविंशियल लेवल के जब हम बात करते हैं तो इसमें इंट्रोड्यूस करी गई डायरकी। डायरकी में क्या करा गया कि जो सब्जेक्ट्स थे, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, उनको ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व में डिवाइड कर दिया गया। जो रिजर्व सब्जेक्ट थे वो उसको कौन एडमिनिस्टर करता था? वाइस रॉय with his legislative council, and they were not responsible to the legislature. यही देखा हमने कि जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उनको एडमिनिस्टर करता वाइस रॉय विद द हेल्प ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड सेकेंडली जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे उनको वाइस रॉय प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर कर रहे थे, एंड दे वर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर सो एज टू इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसके बाद डायरकी के अलावा जब हम डिसेंट्रलाइजेशन के एलिमेंट की बात करते हैं कि वो इंट्रोड्यूस करा गया, तो जो उसमें सब्जेक्ट्स थे उनको सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो प्रोविंशियल बजट था इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो प्रोविंसेस थे उनको ये परमिशन मिल गई कि आप अपने रेवेन्यू अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जो बजट था उसको सेपरेट कर दिया गया, बट जो ये डिवीजन ऑफ पावर था ये फेडरल नहीं था, और जो सेंटर था वो पूरा कंट्रोल एक्सरसाइज करता था प्रोविंसेस पे। उसके बाद जब हम सेंट्रल लेवल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, एंड इसको बाई कैमरल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें अपर हाउस एंड लोअर हाउस को इंट्रोड्यूस करा। अपर हाउस का क्या मतलब था? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एंड लोअर हाउस स्टैंड फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। बट इसमें एक इरिटेटिंग फैक्टर मेरे हिसाब से ये था कि जो इलेक्शंस अभी भी चलाए जा रहे थे, कंडक्ट करे जा रहे थे, वो कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से चलाए जा रहे थे? सेपरेट इलेक्टोरेट के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की हमारी शॉर्ट वीडियो। अब जो कल जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिस्कस करूंगी 1935 का, एंड ये लास्ट एक्ट होगा इस पूरी एवोल्यूशन की हिस्ट्री का। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल फीचर्स एंड आगे की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, डू गिव मी द फीडबैक। मतलब आप इतनी मेहनत करो उसके बाद भी इतना रिजल्ट ना मिले तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। तो आप प्लीज़ सजेशंस दीजिए कमेंट सेक्शन में कि व्हाट एम आई मिसिंग एंड व्हाट डू आई नीड टू इम्प्रूव, जिससे आप सभी मेरे से जुड़े। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में दें, and do subscribe to the channel for more such content. Thank you so much.